रात के खाने के समय वे आंतरिक चिकित्सा के अनुभव के बारे में बात करना जारी रखते हैं और मुटमीन चिंचमहाइमेबा में हुई अजीब घटनाओं के बारे में। एमी ने बताया, मुटमीन चिंचमहाइमेबा में अनुभव के अगले दिन एक महिला ने पुलिस को फोन किया क्योंकि उसके घर में एक अजनबी घुस आया था। अजनबी उसका पति था। उसने कहा उसने कल रात अपने पति को मार डाला और कसम खाई कि उसका पति मर चुका है। उसे नहीं पता कि सामने वाला यह व्यक्ति कौन है, लेकिन पुलिस उसे नहीं ले जा सकती क्योंकि उसका पति अभी भी जिंदा है, बस उसके पास ही। भाई, उसने देखा कि उसका फोन एमिली के फोन जैसा ही था, शायद खराब हो गया है। इस बात ने उसे याद दिलाया कि उसे अपने भाई को फोन करना है। बाद में उसने कंप्यूटर से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। हुजी ने सबको बताया कि उसका बड़ा भाई एक भौतिक विज्ञानी है। पहले उसे बता दिया अगर आज रात कोई अजीब बात हुई तो उसे कॉल करना। इससे सभी को लगा कि माहौल बदलने लगा है, कुछ अलग होने वाला है। सब लोग मजाक में इस बात पर चर्चा कर रहे थे। दाढ़ी में लगी लाइट अचानक बुझ गई, जिससे वे पूरी तरह अंधेरे में डूब गए। उन्होंने कुछ मोमबत्तियां जलाने की कोशिश की और कुछ नीले चमकदार लेकर बाहर हो रहे घटनाक्रम को समझने लगे। उन्होंने देखा सिर्फ पहाड़ पर चलने वाले घर में फिल्म की रोशनी थी। पूरे मोहल्ले में पूरी तरह से अंधेरा था। ये कैसे संभव है, ये समझ नहीं आ रहा था क्योंकि आसपास के सभी घर एक ही समय पर बिजली कट गई थी। वे उसी में प्रवेश कर गए और अगला कदम क्या करना है इस पर चर्चा करें। भाई साहब, सबको बताएं। उसके भाई ने पहले ही उसे बताया था, ऐसी स्थिति में किसी भी हाल में उसी के अंदर रहना चाहिए। जितना हो सके उसे फोन करने की कोशिश करें क्योंकि अब बिजली नहीं है, मोबाइल में भी सिग्नल नहीं है। अगर फोन करना है तो केवल दूसरी घर में जाकर मदद मांगनी होगी जहां बिजली है। इसलिए शियू ने तय किया कि वो वहां जाकर उसे देखेगा। उसने वादा किया कि कुछ मिनटों में वापस आएगा। फिर वो नीली चमकदार छड़ी और एमिल के साथ उस बिजली वाले घर की ओर चला गया। जब उजीली के सभी लोग अपने दोस्त के लौटने का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने सामने के दरवाजे पर कुछ सुना। एक आवाज आई जिसने सभी को चौंका दिया। केविन जांच करने गया, लेकिन पाया कि वहाँ कोई नहीं था। ली गाओसू का पति तहखाने के जनरेटर को ठीक करने गया और अन्य लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे कि दरवाजे पर कौन था जो उन्हें डराने के लिए आया था। भाई, वे थोड़ी देर से चले गए हैं। उजी में सब लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या उन्हें ढूंढने जाना चाहिए। इसी समय लाइट अचानक जल उठी, जिससे जनरेटर ठीक हो गया। शॉर्ट हेयर वाली ने उम्मीद जताई कि सब मिलकर उसके पति को खोजने जाएं, लेकिन लॉरी सहमत नहीं थे क्योंकि वे खुद खो सकते थे और संभव है कि वे किसी दूसरे समानांतर ब्रह्मांड में चले जाएं। जब ये लोग ये बहस कर रहे थे कि अगला कदम क्या होना चाहिए, वेनलिंग ने सोचा 2 लोग वापस आ गए हैं। दरअसल यहाँ ये दोनों लोग बदल चुके हैं। वे दोनों एक दूसरे समांतर ब्रह्मांड से आए हैं। वे दोनों बहुत हैरान दिख रहे थे और शियू के हंस के सिर पर 8 निशान थे और एमिल के पास एक था। वो दूसरी संपत्ति के घर से एक धातु का डिब्बा लेकर आया। माइक ने डिब्बा खोला क्योंकि उसके पास इसी तरह की चाबी थी। उन्होंने अंदर की चीजें देखी और पाया कि वे हर व्यक्ति की तस्वीरें थीं। पीछे एक संख्या लिखी हुई थी और एक पिंग पोंग बॉल भी थी। भूरे भाई ने उन्हें इधर उधर घुमाया। जब वो दूसरी घर में गया तो उसने एक ऐसा घर देखा जो उनके बिल्कुल समान था। वहाँ के लोग भी वे ही थे। बातें और कुर्सियाँ भी एकदम समान थीं। वो खुद और एक दर्पण। वो डर गया तो वो जल्दी से वापस आ गया। उसके दोस्तों को उसकी बातों पर विश्वास करना मुश्किल था। सोचते हैं कि वे बस रास्ता भटक गए हैं, फिर वापस इस घर में आ गए, लेकिन ये भी उनकी पहले सुनी गई दस्तक की आवाज को समझा नहीं सकता। भाई साहब उस घर में वापस जाना चाहते हैं और फिर से उनकी मदद मांगने की कोशिश करते हैं। अगर उन्होंने किसी को नहीं देखा तो वो एक नोट छोड़ देंगे। जब वो कागज पर लिख रहे होंगे, ये समूह देखता है कि उनके सामने एक व्यक्ति है। हेवन दरवाजा खोलता है, लेकिन उसे दरवाजे पर वो नोट मिलता है जो दाढ़ी वाले भाई ने लिखा था। अब सभी लोग परेशान हो गए। अब लोग वर्तमान खोजने लगे। चित्र पर संख्याओं के अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बूजा भाई के बत्तख के सिर पर समझना। जब उसने खिड़की के टुकड़े को चिपकाया, अमीर ने देखा कि उसकी तस्वीर और आज उसने जो स्वेटर पहना है वही है। इसका मतलब है कि तस्वीर आज की ही है क्योंकि उसने ये कपड़ा आज सुबह ही खरीदा था और तस्वीर के बैकग्राउंड से भी ये स्पष्ट है कि वो इस घर में खींची गई है। एमिली ने ये भी नोट किया, तस्वीर के पीछे लिखी गई संख्या उसकी अपनी नोट से बहुत मिलती जुलती लगती है। माइक शियांग का बस यूं ही इंतजार करना ठीक नहीं है। उसने सबको अपने प्रतिकृतियों से मिलने के लिए मनाया। सीधे जाकर देख लेना चाहिए ना। लॉरे, केविन, माइक और एमिली ने तय किया कि वे जाकर देखेंगे। आप ऊपर आराम कर रहे हैं। वे उसी तरह के घर में पहुंचे। माइक ने भी इस घर में रहने वाले हर किसी को देखा। उन्होंने जल्दी वापस लौटने का बुरा फैसला किया। इस समय उन्होंने देखा कि एक और समूह उनके जैसा ही है, हाथ में लाल चमकदार लिए हुए हैं जबकि उनके पास नीला है। दोनों समूह डरकर पीछे भाग गए। वे वापस जाकर अपने दोस्तों को बताया कि क्या हुआ और एमिली ने भी बताया कि वे एक पूरी तरह से अंधेरी जगह से गुजरे। अमीर और दाढ़ी वाले भाई ने कहा जब वे पहली बार दूसरी घर में गए थे तो उन्होंने भी उसी अंधेरी जगह से गुजरे। अंधकार क्षेत्र, छोटे बालों वाली
उसकी रिश्तेदार के पास उसके पति की कार में समानांतर ब्रह्मांड के बारे में एक किताब है। ये उन्हें स्थिति को बेहतर समझने में मदद कर सकती है। दाढ़ी वाले भाई ने वो किताब वापस ले ली और उसमें सुराग खोजने लगे। सभी को शक है कि उपग्रह ने किसी तरह दो समानांतर दुनियाएं बना दी हैं। आमतौर पर दो समानांतर दुनियाओं के लोग आमने सामने नहीं आते, लेकिन उपग्रह के गुजरने से अनजाने में बाधित हुआ आयाम उन्हें एक अन्य आयाम के अपने आप से मिलवाया। उस क्षण में सब कुछ बिगड़ गया। उनके अवतार को मारने की इच्छा, क्योंकि उसे लगता था कि जब उपग्रह गुजरेगा तो वो मर जाएगा। हार नहीं जानता। उसका ये विचार एक अन्य समानांतर ब्रह्मांड में नरम स्वभाव वाले खुद में भी वही बातें सोचेंगे। हेवन सोचता है कि उनकी हकीकत अलग हो सकती है, क्योंकि वे देखते हैं छोटे बालों वाला जश्न दूसरे घर में सो रहा है। क्योंकि छोटे बालों वाला जश्न सो रहा है, इसका मतलब है कि वे दाढ़ी वाले भाई की गाड़ी से वो किताब वापस नहीं लाएंगे। दूसरी पार्टी ने दो वास्तविक निष्कर्ष नहीं निकाले। इस धारणा के साथ माइक का मानना था कि उन्हें एक और समूह से पत्र लिखना होगा ताकि वे हमले से बच सकें। वो चाहता था कि भैया उसे गाड़ी दे, लेकिन भैया ने मना कर दिया। माइक ने चुपचाप केविन को धमकाया कि वह उसकी और भैया की पत्नी के बीच के अफेयर को उजागर करेगा या फिर उसे दूसरी पार्टी के पास पत्र लिखने के लिए साथ चलना होगा। केविन ने इसे एक दुर्व्यवहार का सिद्धांत माना। माइक ने देखा कि केविन उसके साथ नहीं गया। सीधे मुड़कर खुद एक व्यक्ति को घर से बाहर ले जाओ। और इस समूह ने अमीर और दाढ़ी वाले भाई को नहीं देखा। असल में उनके पास लाल चमकदारे थे। स्पष्ट है कि वे किसी और घर से आए थे। जब माइक सामने के दरवाजे से वापस आया, उन्होंने चुपके से इस घर की सभी तस्वीरें और किताबें ले लीं। केविन ने माइक से कहा, इतनी जल्दी कैसे लौट आए? जबकि माइक ने कहा कि वो लगभग 1 घंटे से बाहर है। ये दर्शाता है कि ये वही मैक नहीं है। इस समय सबने देखा कि किताबें और अन्य तस्वीरें अमीर और दाढ़ी वाले भाई के साथ गायब हो गईं। तब उन्हें एहसास हुआ वे शायद किसी दूसरी घर से आए हैं। अचानक इस बार बिजली चली गई। इस बार जनरेटर पूरी तरह से खराब हो गया था। उन्होंने फिर से मोमबत्तियां जलाईं, जिससे वे हैरान रह गए कि दाढ़ी वाले भाई और अमीर नीली चमकदार छड़ी के साथ वापस आए। उन्होंने दूसरी घर से तस्वीरें और किताबें लाईं, लेकिन सबने देखा कि सामने खड़े दाढ़ी वाले भाई और अमीर पहले वाले से अलग हैं, क्योंकि दाढ़ी वाले भाई के माथे पर अलग खिड़की का स्टिकर है। अमीर ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने पहले दरवाजे पर एक नोट छोड़ा था। दाढ़ी वाले भाई ने कहा कि वह ऐसा करने का समय नहीं मिला, क्योंकि वो दूसरी घर में था। दरवाजे पर भी एक नोट चिपकाया गया है। ये तो मजेदार हो गया। ये सामने वाला दाढ़ी वाला नहीं है। ये अभी अभी का लाल चमकदार डंडा वाला दाढ़ी वाला नहीं है। एकमात्र व्याख्या ये है कि दोहराव मौजूद है। पैरेलल घटनाओं पर सभी ने तय किया कि हर किसी को एक यादृच्छिक संख्या दी जाएगी और इसे उनकी तस्वीर के पीछे लिखा जाएगा, ताकि उनके घर के लिए एक अनूठा चिन्ह बनाया जा सके। उन्होंने नए गली में मिली तस्वीर का इस्तेमाल किया और अमीर ने घर के अंदर अपनी एक तस्वीर खींची। आखिरकार सामने वाले से अपनी तस्वीर का सामना किया। उन्होंने एक वस्तु भी यादृच्छिक रूप से ली ताकि निशान की विशिष्टता बढ़ सके। फिर उन्होंने सब कुछ एक डिब्बे में रखा। संयोग से वो एक और घर में रखे डिब्बे के समान था। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अमीर ने कुछ भयानक चीजें खोजी जब उसने दूसरी घर की तस्वीर का इस्तेमाल किया। इस बार के स्पष्टीकरण का नंबर है। नंबर पूरी तरह से अलग है और इसे अलग अलग रंगों में लिखा गया है। इसका मतलब है कि उसने गलत आयाम में प्रवेश किया। जब वो बाहर गया और वापस आया, उसने उस काले नरक को पार किया। वो अब पहले के उस आयाम में नहीं है। फिर उसने अपने दोस्त से पूछा कि पहले उसने जो नंबर दिया था वो क्या था। फिर पता चला कि उसकी याददाश्त से मेल नहीं खाता। उसने आगे पुष्टि की कि ये भी वो माइक्रो गिन रहा था। उसने अनुमान लगाया कि यह अंधेरे क्षेत्र से होकर गुजरने के कारण है। वे भाषा के अनुसार अलग अलग आयामों में यादृच्छिक रूप से भेजे गए थे, लेकिन इसका मतलब ये भी था वे सबसे दूर के आयाम में वापस नहीं जा सकते थे। और यही बाद में हुआ। वैनफेंग के नीचे एक इलेक्ट्रिक नोट आया। ये कचरा माइक का नोट है। उस पर माइक और छोटे बालों वाली जियान के नाम दर्ज हैं। दाढ़ी वाले भाई ने जानना चाहा कि इसका क्या मतलब है और अंततः माइक और छोटे बालों वाली जियान के मामले का पता लगा लिया। माइक ने दाढ़ी वाले भाई को बताने की कोशिश की कि वे एक ही आयाम से नहीं हैं, लेकिन ये उसे भूतिया भाई द्वारा पीटे जाने से नहीं रोक सकता। इस समय एक और माइक अंदर आया और वर्तमान भूतिया माइक को मारने की कोशिश की, जिससे कमरे में मौजूद हर कोई परेशान हो गया। अमिली ने घर से बाहर निकलने और अंधेरे क्षेत्र को पार करके अपने लिए एक आयाम खोजने का फैसला किया। उसे अंततः एक ऐसा आयाम मिला जहां ये सब नहीं हुआ था। उस आयाम में अपने आप को देखा। वहां एक व्यक्ति बहुत शांत प्रतीत होता है। उसने ह्यूज ब्रदर्स की कार की खिड़की तोड़ दी, जिससे घर के लोग बाहर आ गए। अमिली ने इस मौके का फायदा उठाकर अपने प्रतिरूप को गिरा दिया और उसे पीछे के गांव में बंद कर दिया। वो कमरे में वापस आया और ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन जल्दी ही उसने देखा कि उसका प्रतिरूप वापस आ रहा है और यूशी में प्रवेश कर रहा है। अमिली उसके पीछे चल रहा है। उसे मारते रहो और उसे युगांग में छुपा दो।
फिर वो घर वापस चला गया। विशाल सभा में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन दबाव बहुत ज्यादा था और वो बेहोश हो गया। अगली सुबह वो जागा और पाया उसकी छाया यूशी से गायब थी। वो बाहर जाकर ताइवानी भाषा देखने लगा। ताइवानी भाषा की जमीन पर भी वो कुछ नहीं देख पाया। ये उसकी छाया थी। ताई वेन को लगा कि ये उसका है। इस समय ताई वेन का फोन बजा, लेकिन हैरान होकर पता चला कि यह वास्तव में प्यार और लाभ है। उसने फोन उठाया। एक अजीब चेहरे के साथ सामने खड़ी महिला को देखा, नहीं जानता कि क्या कहे।